जय फ्रेंड्स, आई मनोज एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड होगा। और ये आपके वनडे एग्जाम में जो भी आपके एग्जाम है, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, आरआईएमसी हो या यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, सब में आपका एक क्वेश्चन पेपर में आता है। और इस टॉपिक का नाम है बेसिकली 5 ईयर प्लान। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अगर हम देखें तो हमारा 5 ईयर प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो स्टूडेंट बहुत ही ईमानदारी से इसको हम लोग डील करेंगे और इसको अच्छे से समझने वाले हैं। तो हम चालू करते हैं 5 ईयर प्लान। और 5 ईयर प्लान का जो बेसिकली इकोनॉमी के अंतर्गत इसको हम लोग देखते हैं। तो 5 ईयर प्लान में क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं उन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले। स्टूडेंट याद रखिएगा, the concept of the plant development in India was derived from that the Soviet Union। आप जानते हैं पहले सोवियत जो यूनियन है जिसको अपन यूएसएसआर के नाम से जानते थे, यूएसएसआर की अगर बात करें तो यूएसएसआर से हमने कॉन्सेप्ट लिया है 5 ईयर प्लान का। आप जानते हैं जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद भारत के सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। लाइक इंडिया में पॉवर्टी थी, गरीबी थी, साथ में हमारे पास जो अच्छा इंफ्रा नहीं था, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल हब के रूप में इंडिया नहीं विकसित हुआ था। तो इंडिया को डेवलप करना था और डेवलपिंग के रूप में इंडिया बहुत सारे कंट्रीज से क्या करेगा, चीज़ों को ऑब्टेन करेगा। और संविधान जब बनेगा तो संविधान में बहुत सारी चीज़ें हमने क्या करी, अनदर कंट्रीज से ऑब्जर्व करके वहाँ से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट किया। तो 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट भी हमने यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड सोवियत संघ रूस से लिया। अगर हम बात करें स्टूडेंट याद रखिएगा, यूएसएसआर का फॉर्मेशन कब हुआ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। यूपी ट्रिपल एससी में भी ये क्वेश्चन आया है, साथ में आपका आरआईएमसी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नोट कर लीजिएगा। और यूपी सैनिक स्कूल का भी ये क्वेश्चन है, स्टूडेंट याद रखिएगा। क्वेश्चन ये था कि यूएसएसआर जो है यूनाइटेड सोवियत संघ रूस, इसका पूरा नाम होता है, तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ, यानी सोवियत संघ रूस कब जो है डिक्लाइन करता है, 15 नए जो है कंट्रीज बनते हैं, ये क्वेश्चन आपका बेसिकली पूछा गया है। तो याद रखिएगा 1991 में यूएसएसआर जो है कोलैप्स कर गया था, इसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई थी और नए 15 देश में ये बट गया था। और यूएसएसआर जब टूटा तो उसी में आपको एक कंट्री देखने को मिलता है, दैट वाज रशिया देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा यूएसएसआर का डिक्लाइन कब हुआ, 1991 में। और इसके बाद जो रशियन इकोनॉमी थी, जो रूबल था, वो किस तरीके से कोलैप्स किया और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम बहुत बेहतरीन बता रहे थे वो कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाती है। और उसके बाद इकोनॉमिक जो आपका बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो डील करेगी। तो ये शायद आपको समझ में आ रहा हो कि यूएसएसआर ही रशिया, और यहाँ से हमने 5 ईयर प्लान लिया था। क्या लिया था बोलो, ये कौन सा कॉन्सेप्ट लिया है, 5 ईयर प्लान लिया, स्टूडेंट याद रखिएगा। तो 5 ईयर प्लान भी टेकन फ्रॉम विच कंट्री, तो अपन इसको गेन किए हैं फ्रॉम दी रशिया या यूएसएसआर से हमने इसको गेन किया, ये बात याद रखिएगा। तो आई होप ये सारे पॉइंट फिगर्स एकदम समझ में आ गए होंगे। तो 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट याद रखिएगा। सबसे पहला अगर हम बात करें 5 ईयर प्लान के बारे में, तो 5 ईयर प्लान के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट आप समझ लेना जरूरी है। अच्छा, आपको पता है कि ये बेसिकली इट कॉन्स्टिट्यूट्स सेंट्रलाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। ये एक प्रकार का सेंट्रलाइज्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक प्रोग्राम होता है। कोई भी जो आपकी सत्ता है, लाइक कोई पार्टी है या कोई जो आपकी सरकार है, गवर्नमेंट है, जो 5 ईयर के लिए चुनी जाती है और वो 5 ईयर के लिए प्लान बनाती है किस तरीके से वो कंट्री का डेवलपमेंट करेगी और उसकी क्या ग्रोथ रेट रहने वाली है, किस तरीके से वो ग्रो करने वाला है, ये बात आपकी करी जाती है 5 ईयर प्लान के अंतर्गत। जैसा कि पता है कि 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में खत्म हो चुका है। 1 जनवरी आप जानते हैं 2015 को एक नया आपका इनिशिएटिव लिया गया और 15 में एक नीति आयोग नामक संस्था बनती है। तो फिर आपका 5 ईयर प्लान को खत्म कर दिया जाता है और नीति आयोग जो कि आपका फॉर्म हुआ 2015 में, और इसकी जगह पर आपका वो आ जाता है। तो किस तरीके से 5 ईयर प्लान दिख रहे हैं आपका, द 14 5 ईयर प्लान ना कंक्लूडेड मार्च 2017, यानी कि 12 5 ईयर प्लान आए हैं भारत में और लास्ट 5 ईयर प्लान 2017 में फिनिश हो गया था, जो 12 5 ईयर प्लान था। इसके बाद ही आपका जो है नीति आयोग आ जाता है इसकी जगह पर। तो वही चीज देखो यहाँ पे लिखा है, द फादर ऑफ द 5 ईयर प्लान इन इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया में 5 ईयर प्लान के जनक कहलाते हैं और
उस समय ये आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, तो इन्होंने ही इसको क्या किया था, इम्प्लीमेंट किया और चीज़ों को देखा। तो ये आप याद रखिएगा। द आर्किटेक्ट ऑफ 5 प्लान इन इंडिया पीसी महालनोबिस। याद रखिएगा, पीसी महालनोबिस सर को भारत में आर्किटेक्ट ऑफ दी 5 प्लान कहा जाता है। तो पीसी महालनोबिस सर बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी रहे हैं और बड़े इकोनॉमिस्ट थे, और इन्होंने ही फर्स्ट 5 प्लान को इम्प्लीमेंट किया, और कहीं ना कहीं इन्हीं को चीफ भी बनाया जाता है। फर्स्ट 5 प्लान में किस तरीके से इनकी देख रेख में चीज़ें चली थी। तो पीसी महालनोबिस का नाम आप लोग याद रखिएगा। इंडिया के अंतर्गत इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, 5 प्लान्स का आर्किटेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, रूपरेखा देने वाले यही हैं, और इनको इंप्लीमेंट करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। सो दैट पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज नोन एज द 5 प्लान के फादर कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक पॉइंट्स एंड फिगर्स सारे समझ में आए स्टूडेंट, सबको समझ में आया 5 प्लान क्या है। ये हमने रशिया से गेन किया है, यूएसएसआर से गेन किया है। एक प्लानिंग होती है 5 साल में किस तरीके से हमें डेवलपमेंट करना है। इंडिया जब आजाद होता है तो उसके सामने वेरियस जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, इंडिया उनको कैसे टैकल करेगा। भारत में पॉवर्टी है, गरीबी है, भुखमरी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। साथ में हमारा किसान इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि वो इतना प्रोड्यूस करे कि भारत के लोगों को भोजन खिला सके। तो इसलिए देखेंगे जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं, तो वो बहुत सारे प्रोग्राम इनिशिएटिव लेते हैं। लाइक उन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया था कि हम गरीबी को कैसे टारगेट करके ख़त्म करें, और इस क्रम में उन्होंने 5 प्लान से प्रभावित होकर के रशिया से गेन किया और 5 प्लान को इम्प्लीमेंट किया, और इसमें हम एक बेहतर डेवलपमेंट कर सके 5 ईयर के लिए प्लान लेकर के आते थे। दैट वाज नोन एज 5 प्लान। तो आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉइंट्स की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दी 5 प्लान्स। क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं 5 प्लान के, आखिर 5 प्लान क्यों आए थे, उसके पीछे रीजन क्या था, व्हाट्स रीजन बिहाइंड हिम, फर्स्टली यू शुड नो अबाउट इट। Okay, so now students, I'm going to discuss the development or you can say that objectives of the 5 plans. 5 plans के objectives क्या हैं, उनको अपन ऑब्जर्व करें। ठीक है, so now अपन इसको देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्टली the point is कि भाई डेवलपमेंट क्या, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी में हमें ग्रोथ करना है। ठीक है, तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसको अपन इसमें हम लोग ग्रोथ देखने वाले हैं। और मॉडर्नाइजेशन किस चीज का होगा, इंटीग्रेशन एंड टेक्नोलॉजी इनटू द इकोनॉमी। हम टेक्नोलॉजी को एनहांस करना चाहते हैं और एक मॉडर्नाइज कंट्री हम फॉर्म करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई वी वांट टू डेवलप आवर इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड आल्सो अपन टेक्नोलॉजिकली अपन मजबूत होना चाहते हैं। ठीक है, सो सेल्फ रिलायंस की बात करें स्टूडेंट, याद रखिएगा डोमेस्टिक ट्रेड स्ट्रेटजी को बढ़ाना है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना है रादर देन द इंपोर्ट्स। यानी हमें ना अपनी डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना है। जो हम घरों में चीजें यूज करते हैं वो हम खुद से फॉर्म करें, उनको इंपोर्ट ना करना पड़े, हम ऐसा अपनी कंट्री को सेल्फ रिलायंट बना दें। दैट्स व्हाई वी विल इंप्लीमेंट द 5 ईयर प्लान्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? So students, next point is equality. What is equality? So development for all, यानी सबका विकास हो। इसी को नाम दिया गया सर्वोदय या सबजन हिताय सर्वजन सुखाय। और ये हमारा इथिक्स भी कहता है, हमारा धर्म भी कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, है ना, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो ये क्या है, हमारा धर्म भी कहता है, और इस धर्म को फॉलो किया गया जवाहरलाल नेहरू सर के द्वारा। बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे सर, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है, लेकिन उस विरासत को जब उन्होंने पाया तो एक गरीबी और भुखमरी, एक पॉवर्टी, एक स्कैर्सिटी और लैकुना था सोसाइटी में, और उस समय के भारत को मेंटेन करके एक भारत बनाना वो उन्हीं के हाथ में गया था। तो किसी को क्रिटिसाइज करना आसान होता है, बट उसकी लेगेसी को देखना। और हाँ, व्हाट डू यू वांट? Third, do fast, my dear. Do fast. We have less time, and I want to finish whole chapter just because approx 2 or 3 questions asked through this question. NDA में तो आप ये लिख लो, NDA अगर आप दे रहे हैं स्टूडेंट, NDA अगर आप दे रहे हैं तो 2 क्वेश्चन मस्ट है। इस बार भी आपके NDA 2026 फर्स्ट फेज में भी 2 क्वेश्चन यहाँ से आए थे, कंफर्म है आएगा। और NCERT 11th क्लास की पहला चैप्टर ही है ये, वही मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, याद रखना, उसी के निकाले हुए कॉन्साइज नोट्स हैं हमारे। इफ यू वांट दैट टाइप ऑफ नोट्स यू शुड कॉल गिवन numbers and I will provide the whole PDF and our channel is over there.
तो वहां पर भी आप कॉल कर सकते हो, आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी फ्री में, ठीक है, नो एनी चार्ज फॉर दैट, ठीक है। सो स्टूडेंट्स 5 ईयर प्लान्स देखेंगे तो, और इसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान, एज वी नो दैट टोटल 12 5 ईयर प्लान्स आर केम इन इंडिया, यानी इंप्लीमेंट इन इंडिया, एंड लास्ट 5 ईयर प्लान इन 2017, एंड हियर इज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो फर्स्टली यू शुड रिमेंबर in which time period it was implemented and who was the chief and who was the prime minister during this time, that type of question basically asked, and what is the growth rate क्या रखी गई थी, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो that's why you should understand, and now we are going to discuss the first 5 year plan। स्टूडेंट्स याद रखिएगा फर्स्ट 5 year plan के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो पीरियड देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, पीरियड देख रहे हैं। पीरियड का मतलब कि ये कब जो है आपका इंप्लीमेंट हुआ, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे कि अप्रैल 1951 में इसको जो है आपका पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान आता है, एंड 5 ईयर के लिए लगभग 31 मार्च 1956 तक ये चलता है, यानी 5 साल तक आपका ये इंप्लीमेंट होगा। तो ये कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 के बीच में ये आपका होगा। तो आपके एग्जाम में बहुत बार यही पूछ लिया जाता है कि 5 ईयर प्लान कब से कब तक आपका चलता है, तो 5 ईयर के लिए है, और इसको उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन है स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। एंड आफ्टर दैट मॉडल क्या था, किस बेस्ड पर उसको बनाया गया था, तो उस समय बेस्ड ऑन दी हैरोल्ड डॉमर मॉडल, याद रखिएगा हैरोल्ड डॉमर मॉडल को फॉलो किया गया था, हैरोल्ड डॉमर मॉडल को फॉलो किया गया था। ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे और इन्हीं के बिहाफ पे इसको बनाया गया था, ये याद रखिएगा। मेन फोकस क्या था, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, प्राइमरी सेक्टर को हमें बढ़ाना था। आप जानते हैं 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो प्राइमरी सेक्टर में वो चीजें होती हैं जिनको रॉ फॉर्म में हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, लाइक जब जो चीजें हमारे, जैसे मान आपने गेहूं का प्रोडक्शन किया, आपने आलू का प्रोडक्शन किया, तो ये रफ फॉर्म में जो चीज़ें हम प्रोड्यूस करते हैं, तो एग्रीकल्चर फील्ड प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो प्राइमरी सेक्टर को हमें बूस्ट करना था, बिकॉज हमारे सामने सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो था भुखमरी। सर आपको नहीं पता होगा, जानवर जो गेहूं खाते थे यूएसए में, वो गेहूं भारत वहां से आयात करता था, और उस गेहूं का नाम था आर्टिकल 9। इतनी गरीबी थी देश में कि हम 2 वक्त का खाना नहीं खिला पाते थे। इसीलिए आप देखेंगे जब लाल बहादुर शास्त्री सर आएंगे तो वो एक स्लोगन देंगे, जय जवान जय किसान, यानी हम अपने किसानों को मजबूत करें। हमारे पास दुनिया का 2.4% जो है एरिया है, ऑन दी बेस ऑफ साइज हम 7th आते हैं, और ऑन दी पॉपुलेशन बेस पे आज तो हम फर्स्ट पे आते हैं। तो हमारे पास इतनी अच्छी लैंड होने के बावजूद, फर्टाइल लैंड होने के बावजूद हम गरीब क्यों हैं, बिकॉज अपने पास इंफ्रा नहीं था। अंग्रेजों ने हमें पूरा निचोड़ करके छोड़ा था, और वो भुखमरी वो एक, और उस समय हमने पार्टीशन किया, अपना हृदय काट करके दे दिया। लाइक हमने जूट की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज दे दी इधर। बांग्लादेश जो आपका आज की डेट में है वो ईस्ट पाकिस्तान था, और वेस्ट पाकिस्तान को भी हमने बहुत कुछ दिया। तो एक गरीबी से जूझ रहा था भारत, और उससे निकलना ये बहुत बड़ा एक काम था अपने आप में। तो उसमें हमने गोल रखा कि हम अपनी एग्रीकल्चर फील्ड को मजबूत करें, पहले खाने को तो हो, फिर देखा जाएगा डेवलपमेंट जो भी आपको करना है। तो फर्स्टली हमने अपने डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड में हमने ग्रोथ करने के लिए बहुत सारे जो है इनिशिएटिव लिए। लाइक अपन बात करें तो ग्रोथ रेट हमने रखी थी 2.1%, और आप देख रहे हैं हमने अचीवमेंट भी कर लिया था 3.6% का। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान अपने आप में बिल्कुल सक्सेसफुल प्लान माना जा सकता है। स्टूडेंट याद रखिएगा 3.1% हमने रखना, और हमने क्या किया 3.6% ग्रोथ रेट प्राप्त कर ली है ना, ऑब्टेन कर ली। तो दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अचीवमेंट्स में हमारे क्या क्या हमारे गेन हुए थे उनको हम लोग देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया आप आराम से क्वेश्चन करके ले जाएंगे सर, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं इफ यू हैव एनी डाउट, और कोई भी टॉपिक जो आपको जीएस में परेशान कर रहा है, बस आप एक बार कमेंट करें और उस टॉपिक का नाम लिखें, आपको वीडियो मिल जाएगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। सो नाउ अचीवमेंट में देखो स्टूडेंट्स, अचीवमेंट में देखो हमने क्या क्या किया अंडर दिस प्लान। हमने इस प्लान के अंतर्गत क्या क्या किया, व्हाट वी अचीव थ्रू दिस फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सो फर्स्टली आपको पता है जवाहरलाल नेहरू सर ने एक स्टेटमेंट बोला था, और वो स्टेटमेंट था कि इंडिया में जो डैम है ना वो एज अ टेम्पल है। कहा था कि नहीं कहा था? उन्होंने इंडिया के डैम्स को टेम्पल बोला था।
तो आप जानते हो अगर आप एग्रीकल्चर को बूस्ट करना चाहते हैं तो आपको सिंचाई यानी एग्री कल्चर को अगर बढ़ाना है तो इरिगेशन को बढ़ाना पड़ेगा। तो इरिगेशन कैसे बढ़ेगा, इसके लिए अगर हम देखें तो अचीवमेंट्स में स्टूडेंट याद रखिएगा, अंडर दिस प्लान, इस प्लान के अंतर्गत भाखड़ा नांगल जो है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, हीराकुंड मल्टीपर्पज डैम जो कि आपका बनाया गया बेसिकली और महानदी पे, एंड 5 ईयर इट्स आईआईटीज, 5 आईआईटीज यहाँ पे स्टैब्लिश करी गई बेटा, 5 आईआईटीज बनाई गई है ना। तो जो पूछते हैं कि क्या किया कांग्रेस ने, भारत को लूटा, तो उनको देखना चाहिए कि 5 आईआईटीज दे रहे हैं और इतने इतने बड़े डैम बनाकर खड़े कर दे रहे हैं और आज भी वो चल रहे हैं सर। आपकी तरह नहीं है कि कल आपका बेसिकली पुल बना और दूसरे दिन ढहा गया, फिर पैसा सैंक्शन कराना है, ठीक है। तो नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर में बनाया गया। तो आप देख रहे हैं ये डैम्स वगैरह बनाने का काम क्यों किया गया, बिकॉज हमें इरिगेशन करनी है, एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करना है, तो इरिगेशन, और इरिगेशन के लिए डैम होगा, मल्टीपर्पज होगा और उससे इकोनॉमी बूस्ट होगी। जब मल्टीपर्पज डैम बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होगी, साथ में एक बहुत बड़ा एरिया सबमर्ज कर जाएगा, तो वहां से हम क्या करेंगे, मछली पालन जिसको अपन मत्स्य पालन करेंगे, लाइक फिशरीज इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे बहुत सारे डैम बनाए गए। और आपको पता है 1948 का जो ये डीवीसी प्रोग्राम है, डीवीसी याद रखना, इसको दामोदर वैली प्रोग्राम कहते हैं। ये पूर्णतया बनाया गया था टेनेसी रिवर पर, टेनेसी रिवर की कॉपी थी, टेनेसी रिवर पर जो डैम बना था उसी की कॉपी, इसीलिए भारत का टेनेसी डैम किसे कहा जाता है, दैट वाज नोन एज आपका क्या बोला जाएगा, दामोदर वैली। और ये फरक्का बैराज वगैरह आप जो देख रहे हो, दामोदर वैली पर बने हुए ये डैम्स हैं, बहुत ही फेमस डैम्स है, पहला डैम और बहुत फेमस और बहुत सक्सेसफुल डैम बनाए गए भारत। अगर पॉइंट सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं सभी ने, कोई डाउट तो नहीं आता? तो यहाँ तक में आपको कोई डाउट तो नहीं बेटा? कोई डाउट है यू कैन आस्क। तो 5 आईआईटीज बनाई जा रही हैं, कृष्णा नदी पर एक डैम बन रहा है नागार्जुन सागर डैम, हीराकुंड डैम बन रहा है, मल्टीपर्पज वैली प्रोग्राम है, अब भाखड़ा नांगल आप जान ही रहे हो। तो लाइक सतलज नदी पे आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट 5 प्लान में कौन कौन से डैम बने थे ये नोट कर लीजिए, अगर कॉपी पर नहीं लिखा मिला सो यू कैन, नो वन कैन सेव यू, कोई नहीं बचा पाएगा आपको, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए। आप लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, जितना लिखा है जरा तुरंत नोट करो। अब आगे बढ़ते हैं another question. So second 5-year plan, most important 5-year plans, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए स्टूडेंट्स, most important because क्वेश्चन बेसिकली asked through this plan। इस प्लान से क्वेश्चन जरूर आता है स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट ये आपका कंटेंट है। लाइक अगर आप इस कंटेंट को तैयार करते हैं तो कंफर्म है आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। एंड ये अपने आप में सेकंड 5-year प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, याद रखिएगा सेकंड 5-year प्लान, ठीक है। तो सेकंड 5-year प्लान की अगर बात करें स्टूडेंट तो आप देख पा रहे हैं, पीरियड की बात करें तो अप्रैल 1 1956 से लेकर के 31 मार्च 1961 तक के 5 ईयर के लिए प्लान चलेगा। तो देखिए 51 से 56 पहला, सेकंड वाला 56 से 1961 तक, ठीक है, 5 साल के लिए। प्राइम मिनिस्टर कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। अगर मॉडल की बात करें सर ना, तो पीसी महालनोबिस सर का मॉडल था ये। तो ये इकोनॉमिस्ट थे बहुत बड़े, तो इन्हीं के नाम पे पीसी महालनोबिस मॉडल का नाम दिया गया सेकंड का। और फर्स्ट वाला हमने हेमंत डोमन मॉडल लिया था, जो कि आपके विदेश के आपके फेमस आपके इकोनॉमिस्ट थे। तो मेन फोकस क्या था? डेवलपमेंट बेसिस ऑफ दी हैवी इंडस्ट्रीज। देखो सर, पहले में हमने क्या किया, इरिगेशन को अच्छा करना है, डैम बनाए। पहले में हमने एग्रीकल्चर को बूस्ट करना है, हमने डैम बनाया, इरिगेशन किया, हमने उनको बेस्ट किया। एंड आफ्टर दैट हमने सेकंड जो अपना टाइटल लिया, सेकंड जो हमने पार्ट लिया, विच इज द हैवी इंडस्ट्रीज। अब हम इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे स्टूडेंट, अब इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे और इंडस्ट्रीज को का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस क्रम में अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि ग्रोथ रेट हमने क्या रखी थी, देखिए आप देखिए गोल हमारा कितना था 4.5% और हमने गेन कितना किया था 4.3%, यानी ये लॉस में चला गया। फर्स्ट वाले में तो हमने 2.1% लिया, 3.6 के आसपास चला गया, तो वो तो बढ़ गया था, लेकिन यहाँ पर तो डाउन कर गया ना। तो यानी इसमें बहुत ज्यादा अचीवमेंट हमारा ग्रोथ रेट नहीं था, लेकिन हाँ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में बनाया, जरा देखो नीचे अचीवमेंट्स को देख लो स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? ये पॉइंट सारे क्लियर हो रहे हैं सभी ने? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। आपको बिना हेजिटेशन के पूछना है बेटा।
क्योंकि इम्पोर्टेंट क्लास है एंड यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं बेसिकली। सो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। चलो सो नाउ सेकंड जो आपका 5 ईयर प्लान है, इसमें क्या अचीवमेंट्स है जब देखना। ड्यूरिंग दिस प्लान क्या हुआ, पहला राउरकेला स्टील प्लांट, बहुत बार एग्जाम में आया है। एनडीए उठा लो आप, सीडीएस उठा लो आप चाहे आरएमसी का पेपर देख लो, चाहे आप यूपी सैनिक स्कूल का देख लो 9th क्लास का, इनमें ये क्वेश्चन जरूर आता है कि राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है, मिलाने के लिए। तो आपको याद रखना है उड़ीसा में है, और ये आपका किसकी मदद से बनाया गया था ये भी पूछा गया एग्जाम में। तो याद रखिएगा ये जर्मनी की मदद से बनाया गया था, जर्मनी के कोलाबोरेशन से बनाया गया था। तो जर्मनी की कोलाबोरेशन से बनाया गया था राउरकेला स्टील प्लांट। स्टील का प्रोडक्शन होगा, इंडस्ट्री देखिए आप याद रखिएगा, देयर आर कोर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, लॉट ऑफ कोर इंडस्ट्रीज हैं, उनमें स्टील और आयरन और ये आपका जो कॉपर वगैरह, इन सबको हम लोग बहुत ही बेसिकली देखते हैं बहुत अच्छे से। तो इसमें आपका राउरकेला प्लांट लगाया गया, पहला प्लांट था जहां से हम स्टील का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। बिकॉज ये सब छोटा नागपुर रीजन में बनेंगे, बिकॉज छोटा नागपुर रीजन में रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में आपको बॉक्साइट वगैरह मिल जाएगा, एल्यूमिनियम वगैरह मिल जाएगा। तो वहां से हम क्या करेंगे, इन इंडस्ट्रीज को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। और अगर मान लो लोहे को गलाना है या शेप देना है तो उसके लिए कोयला भी आपको झारखंड, झरिया, बोकारो एंड ऑल मिल जाएगा। तो पूरा जितना इंडस्ट्री डेवलप करेगा उधर ही करेगा। और आप देखेंगे वहाँ पे नदियाँ भी बहुत सारी हैं, और नदियों में आप देखेंगे बेसिकली महानदी है और आपके दामोदर है, बहुत सारी नदियाँ हैं। तो उनसे स्वर्ण रेखा नदी को तो भारत की राइन कहा जाता है, बिकॉज वहाँ से सारे कोयले को लाने ले जाने का काम होता है। क्योंकि आपको ये पता है, आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि इंडस्ट्री डेवलप होने के लिए या कोई इंडस्ट्री लगने के लिए रॉ मटेरियल्स के साथ साथ क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल्स के साथ साथ आपको चाहिए होता है अच्छा कन्विंस। और कन्विंस के लिए मैंने बोला कि यहाँ पर जो नदियाँ बह रही हैं वो बेसिकली सस्ता जो है आपका क्या करती हैं, आपको पता है जो वाटर रूट होता है सबसे सस्ता होता है कन्विंस में। और यहाँ पर एक नदी है दैट इज स्वर्ण रेखा रिवर। स्वर्ण रेखा रिवर को नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, हम भारत की राइन कहते हैं। जो जिस तरीके से काम जर्मनी में राइन नदी बहती है, कोयले को लाने ले जाने का काम करती है, वैसे स्वर्ण रेखा नदी करती है। और स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ही टाटा ने बसाया है जमशेदपुर सिटी को। और आप जाकर के देखिए कितना बेहतरीन सिटी वहां पे जो है बिल्ड किया है ना, जमशेदजी टाटा ने, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो सारे पॉइंट्स एंड फिगर्स एकदम क्लियर हैं, और यहाँ पर भी सारे पॉइंट्स एंड फिगर्स एकदम क्लियर हैं। अब दूसरा देखिए, दुर्गापुर स्टील प्लांट लगाया गया, सेकंड 5 ईयर प्लान में लग रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सेकंड 5 ईयर प्लान में निम्नलिखित में से कौन से स्टील प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड, कि कौन कौन से स्टील प्लांट लगाए गए हैं। That's why Durgapur steel plant was most important. It is located in the West Bengal. British collaboration से बनाया गया था. That's why it is Britain की मदद से इसको बनाया गया था. भिलाई जो आपका स्टील प्लांट है that was established in छत्तीसगढ़ with the help of the USSR collaboration से हुआ था. ये बात याद रखिएगा. Establishment of the खांडी and village industries commission, ये आपका खांडी जो खादी एंड विलेज आपका इंडस्ट्रीज कमीशन है, KVIC बनाया गया था इसी टाइम पीरियड में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स सेकंड 5 ईयर प्लान में आपके हुए हैं। ये सारे पॉइंट्स आपके सेकंड 5 ईयर प्लान में हुए हैं, स्टूडेंट याद रखिएगा। यहां तक में कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट अपन देखेंगे थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान में भी आप देखेंगे जो जवाहरलाल नेहरू सर है वही लीड करेंगे, बिकॉज ये आपके इस समय भी प्राइम मिनिस्टर है। तो अगर हम बात करें थर्ड 5 ईयर प्लान की, तो इसका टाइम पीरियड देख लो। 1961 में आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान खत्म हुआ, तो 1961 से लेकर के आपका 1966 के बीच में ये पीरियड है, टाइम पीरियड है। एंड स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसको आप लोग देख लो स्टूडेंट। प्राइम मिनिस्टर कौन है आपके, जवाहरलाल नेहरू सर है। मॉडल की बात करें तो बेस्ड ऑन दी क्या बोलो, गार्डगिल फार्मूले पर बना हुआ था, BN गार्डगिल, और गार्डगिल फार्मूला बेसिकली इसको मॉडल है। मेन फोकस की बात करें तो सेल्फ रियलाइंड बनाना है और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बिल्ड करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सेल्फ रियलाइंड आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले तो डैम बनाए, हमने इरिगेशन अच्छी करी, हमने अपनी एग्रीकल्चर को बूस्ट किया, हमने गरीबी दूर करी, एंड आफ्टर दैट फिर हम चालू हुए अपने
जो है आपने जो बेसिकली इंडस्ट्रीज को डेवलप किया सेकंड 5 ईयर प्लान में। थर्ड 5 ईयर प्लान में आकर के हमने क्या किया, सेल्फ आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ काम करना है। तो इसके लिए हमने गोल रखा 5.6 का और हमने गेन कितना किया 2.8%। तो इतना शॉर्ट हो गया, यानी ग्रोथ रेट एकदम लो चला गया। इसका कारण क्या था, तो देखो ये 1961 से 66 के बीच का है। सबसे बड़ी फेल परियोजना यही जानी जाती है। क्यों? क्योंकि हमने वॉर लड़े सर, हमने वॉर लड़े 1962 इंडो चाइना, हमने पाकिस्तान के साथ भी 1965 लड़ा कि नहीं लड़ा, दो वॉर लड़े, इसलिए हमारी इकोनॉमी थोड़ा सा क्या कर गई, गिर गई और हमने इसमें ग्रोथ नहीं कर पाए। तो आपसे पूछा जाता है कि अनसक्सेसफुल आपकी कौन सी है, तो सबसे अनसक्सेसफुल यही है, थर्ड 5 ईयर प्लान। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो थर्ड 5 ईयर प्लान इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, है ना, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए अचीवमेंट्स क्या क्या है जरा, तब भी इसमें कुछ अचीवमेंट हुए, कौन कौन से अचीवमेंट हुए वो आप यहाँ पर देखें। तो स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, स्टूडेंट देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर अपन बात करें बच्चे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि अचीवमेंट में हमने क्या लिखा, 3 रीजंस फॉर द फेल्योर ऑफ दिस प्लान, इंडो चाइना वॉर। 1962 में हमने लड़ा, इंडो पाक वॉर हमने 1965 में लड़ा, एंड हमने ड्रॉट देखे सर 1965 से 66 के बीच में ड्रॉट्स आ गए थे, सूखा पड़ गया था, किसानों ने प्रोडक्शन नहीं किया था, यानी खेती किसानी एकदम क्या कर गई थी आपकी, डैमेज हो गई थी, ये बात। और एफसीआई जो हमारा है, फूड कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया जो है, तभी हमने जनवरी 1965 में इसकी स्थापना करी थी। पता है भारत में जब किसान वगैरह को अच्छे उचित मूल्य नहीं मिले तो गवर्नमेंट ने एक एफसीआई की स्थापना करी। दैट्स वाई हम क्या करें, किसानों से उचित मूल्य पर चीजें खरीद लें और ताकि वो भी जीवित रहें, और उसके लिए हमने एफसीआई गोडाउन बनाया। और ये 1965 में ही एफसीआई तभी फॉर्म हुआ था, यानी थर्ड 5 ईयर प्लान में हमने एफसीआई को बनाया। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा एफसीआई वाज बिल्ट इन विच 5 ईयर प्लान, देन यू कैन गिव द आंसर थर्ड 5 ईयर प्लान। एंड आफ्टर दैट अपन बात करेंगे कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP की स्थापना भी जनवरी में हो गई थी। याद रखिएगा जनवरी 1965 में ही इसकी स्थापना हो गई है CACP की। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो IDBI है, 1 जुलाई 1964 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। तो IDBI बैंक वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड इन द थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है। ऑल पॉइंट्स आर क्लियर और नॉट, बोलो यू डन। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट 5 ईयर प्लान, दैट वाज प्लान हॉलीडे। अब क्या हो गया भैया, प्लान हॉलीडे करना पड़ा। देखिए जनता पार्टी आ गई इस समय, उसने कहा कि देखो यार ऐसा है 1965 के बाद कहा देखो हम अचीवमेंट वगैरह तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या हम ऐसा कर लेना, थोड़ा सा इसको हॉलीडे में डाल दें और 1 साल की टारगेट रखें, उसको फुलफिल कर लें और फिर आगे टारगेट बनाएं, है ना। 5 साल वाला खत्म करो। तो उसी को तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो, फ्रॉम अप्रैल 1, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे वॉच करो, कह रहा है कि फ्रॉम अप्रैल 1, 1966 मार्च 1969, क्या लिखा है, हाइटस क्या है, 5 ईयर प्लान 1966-1969। इकोनॉमिक स्ट्रेन हो गया था कॉज्ड बाय द वॉर एंड फैक्टर्स सच एज द सेवरल डॉट्स आ गए थे, फोकस्ड ऑन द न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी एंड ग्रीन रिवोल्यूशन एंड इन्वॉल्विंग द वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द HYV। अब ये HYV क्या है, हाई वैरायटी सीड्स। क्या होते हैं ये, क्या होते हैं हाई यील्ड वैरायटी सीड, तुमने फुल फॉर्म जान लिया, क्या होते हैं हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, बताइए। सीड नहीं, खाली फुल फॉर्म, अच्छा बड़े जिनके बड़े दाने होते हैं वही हाई यील्ड सीड होते हैं। इतना पीटे जाओगे ना सही हो जाओगे तुम। एक बात याद रखना, खाली फुल फॉर्म जान लेने से नहीं होगा, ये छोटी मोटी परीक्षा में नहीं बैठ रहे हो, RIMC में जा रहे हो, यहाँ फुल फॉर्म जानने से कुछ नहीं होने वाला है। देखो क्या है हाई यील्ड वैरायटी, इनमें जीन एडिटिंग करी जाती है, ठीक। जैसे आपने देखा होगा एक कद्दू इतना बड़ा है, देसी कद्दू है, और एक कद्दू है इतना बड़ा पंपकिन, ठीक, वो जीन एडिटिंग कर दी हमने फोर्टिफिकेशन कर दिया। आपको पता है जापान ने भारत के मैंगो को बैन कर दिया, चाइना ने अभी रिसेंट में बासमती राइस को बैन कर दिया। ये जो फसाई है भारत में, FSSAI फसाई बोलते हैं उसको, तो ये इंडिया नहीं है कि कुछ भी खिला दो,
तेल के नाम पे आपने मस्टर्ड ऑयल की जगह पर आपने पाम ऑयल खिला रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, करप्शन है। आपने बना करके कुछ भी बेच दो और आप वहाँ से क्या करते हो, उनको मंजूरी भी दे देते हो। लेकिन आप जब विदेश की कंट्री में विदेशों में जाओगे तो वहाँ पे जो भी चीज़ जाती है ना उसका वेरिफिकेशन किया जाता है, और वहाँ पे तुम्हारे जैसे करप्ट अधिकारी नहीं है भारत जैसे। वो अपना कंप्रोमाइज, खाने से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। यहाँ के लोगों को जो मना है ढका पेल खिला दो, जो मना है वो खिला दो, है कि नहीं। ये पता लगा 40 बच्चे एक साथ मर गए, कैसे, कहे कि वो फूड पॉइजनिंग हो गई। क्यों? क्योंकि उसमें जीन एडिटिंग हुई थी, जीन एडिटिंग में ज़्यादा फोर्टिफिकेशन कर दिया गया। कुछ भी कर दो तो यहाँ चल जाएगा, बाद में जेल से छूट भी आओगे, आराम से मजे काटोगे। लेकिन जापान में नहीं चलेगा। जापान ने कहा कि भैया ये हमारे मानकों पर ये बिल्ड ही नहीं होते। जो मैंगो आप दे रहे हो, इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो, बच्चा हमारा खा करके सोएगा दिन भर, क्या प्रोडक्टिविटी होगी, और फिर उसके बाद वो नशे में रहेगा पूरा दिन। क्या मतलब है भाई? तुरंत बैन किया, पूरे मैंगो बैन, खत्म। समझ रहे हो ना? तो आपका राइस जा सकता है, बासमती राइस चाइना ने बैन कर दिया। सोचो चाइना जैसे कंट्री आपके राइस को बैन कर रही है, पूरे विश्व मीडिया में आपकी छीछा लेदर हो रही है। अरे इंडियंस को खिला दो यार, विश्व पटल पर क्यों ऐसी उल्टी सीधी चीजें भेज रहे हो आप? तो ये देखने का विषय है। सब करप्शन है, सिस्टम एकदम सड़ चुका है, एकदम बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो हालांकि कभी कभी हम आपको बताते हैं हाई यील्ड वैरायटी के बीज क्या होते हैं पता है? इनका यूज किया गया कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो, तो हम अपना देसीपन खत्म कर दिए। जैसे आपने देखा होगा, आप मार्केट में नई नई गाय आ रही है, तो पता लगा इंडिया की गाय है और उसमें जीन एडिटिंग करी गई, और वो जो है, जो वीर है, वो डाल दिया गया कहाँ का, मान लो यूएस की कोई साहिवाल नस्ल है बड़ी सी, और अब वो गाय दूध दे रही है कितना पता है? जो नई बेबी बॉर्न होगी वो मिक्स कल्चर होगा, क्योंकि एडिटिंग करी है आपने। तो वो क्या करेगी, पता लगा एक बार में 50 लीटर दूध दे रही है, 48 लीटर दूध दे रही है। ऐसी ऐसी गाय भी हैं इंडिया में। अब वो जो दूध देंगे तो क्या आपको लगता है कि वो मानक को पूरा करेंगे? खाली वो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन जो देसी नस्ल की गाय दूध देती है, पीला गाढ़ा दूध जिसमें पीलापन ज़्यादा होता है, जिसको अपन कहते हैं केसीन की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, और वो प्रोटीन ऐसी होती है कि इतना गाढ़ा दूध होता है कि आप देखो, कभी बछड़े को देखो गाँव में, और एक भैंस के बच्चे को देखो, तो बछड़ा कितना तेज दौड़ता है, उसकी एक्टिविटी देखना। पकड़ नहीं पाओगे एक बार आपने छोड़ दिया। लेकिन भैंस के बच्चे को चाहे 2-3-4 लात मार दो, कहेगा एक आध दो और मार लो, मैं नहीं उठने वाला। इसका मतलब क्या है कि वो मतलब होता है भाई मिल्क का बहुत बड़ा। और ये समझिए कि HYV जो सीड्स है, ये हमारी जो ओरिजिनल वैरायटी थी। पहले आप देखो, आम छोटे से गुठलू से आम होते थे, बिना कोई पेस्टिसाइड्स के यूज होते थे, आप बिना पेस्टिसाइड के आम खाते। आज बिना पेस्टिसाइड के आप क्या नहीं कर सकते, आम का प्रोडक्शन ही नहीं कर पाते। अभी 7-7 बार 8-8 बार छिड़काव होता है। सोचो एक आम में कितना पेस्टिसाइड यूज होता है, और उसका महीनों महीनों तक उसका असर रहता है। एक दिन तुम आम खा लेना खूब, फिर देखना तुम्हें कितनी नींद आती है। रीज़न है उसके, बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है, खासकर जितना भी फूड मार्केटिंग है, सब करप्ट हो चुका है। और कुल मिला करके अच्छी बात है दोनों चली गई। अभी गई। तो भैया यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है सर? ठीक है, तो वाइस वगैरह मिल रही सभी को? वाइस वगैरह मिल रही? वाइस वगैरह मिल रही बता? वाइस वगैरह क्लियर है सभी को? तो यहां तक में कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो अब देखो, यहाँ पे आ रहा है कि फोकस्ड न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी, नई एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी आपको यूज करनी है, ठीक। और ग्रीन रिवॉल्यूशन इसी टाइम आ रहा है देवराज। देखो 1966 में ही तो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन है ना, और आपको पता है ना ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ड किसने किया? हु गेव द वर्ड ग्रीन? यस, ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ड किसने दिया?
किस क्लास में है? विलियम तो ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ड इज बेसिकली गिवन बाय विलियम गॉच। 6 में। विलियम गॉड गॉच, अच्छा 8 में। अच्छा डेट ऑफ बर्थ दैट इज द वर्ड व्हिच इज गिवन बाय द विलियम गॉड। एंड आपको पता है ये 1966 में भारत में आई थी ग्रीन रिवॉल्यूशन। जी हाँ, अच्छा ये हमने आपको पढ़ाया है। हाँ तो 2012 तो इंडिया इन्वॉल्विंग द वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द HIV, ठीक है। अब अपन आ जाएंगे 5 या 4th 5-year प्लान। वो देखो बच्चे 4th 5-year भी कर प्लान, रहा डालो 4th 5-year प्लान, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ओके। अच्छा 4th 5-year प्लान, तो इवनिंग में मिलेगा वही करीब 4 घंटा तो नहीं पहले 7:30 बजे के बीच में। 4th 5-year प्लान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। काफी इंपॉर्टेंट प्लान है 4th 5-year प्लान। 4th 5-year प्लान, तो 4th 5-year प्लान की अगर हम बात करें स्टूडेंट तो याद रखिएगा 4th 5-year प्लान क्या है। पीरियड देख लो, इसका टाइम पीरियड क्या है 1969 1st of अप्रैल और 31st of मार्च 1974। ये 5 साल के लिए पूरा प्रोग्राम आ गया। बीच में देखो गैप हुआ है, याद रखना कब से कब तक रहा है ये याद रखना, हॉलीडे हो गया था। तो अब देखो इंदिरा गांधी मैम आ गई थी, प्राइम मिनिस्टर बन गई थी, और आपको पता है ये बच्ची है किसकी, जवाहरलाल नेहरू की, और प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है। तो मॉडल क्या है देखो इधर, मॉडल है बेस्ड ऑन गाडगिल फार्मूला। रुद्र अलग मॉडल है, रुद्र अलग मॉडल है, और ये गाडगिल फार्मूले पर ही बेस्ड है और अलग मॉडल। ये थर्ड में भी गाड़ी का हाँ गाडगिल ये भी है, लेकिन इसमें रुद्र अलग मॉडल भी आ गया था, एक और मॉडल जुड़ गया था। मेन फोकस की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ स्टेबिलिटी मूविंग टुवर्ड्स द सेल्फ रिलायंस, ठीक है, ग्रोथ रेट को बढ़ाना है। और आप यहाँ पे स्टूडेंट देख रहे हैं कोल का, देख रहे हैं आप कोल देख रहे हैं, कोल गोल क्या है, गोल सॉरी गोल क्या है बेटा, गोल क्या है, गोल क्या है, गोल बताओ 5.7 और हमने अचीव कितना किया 3.3%। तो यहाँ पर भी कोलैप्स कर गया, मामला गड़बड़ हो गया, लेकिन कोई बात नहीं बेटा। तो देख लेना 4th 5-year प्लान केम इनटू द टाइम पीरियड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड मॉडल बेस्ड ऑन द गाडगिल फार्मूला एंड रुद्र अलग मॉडल। Main purpose development and stability moving toward the self-reliance and growth rate realize that 5.7% achievement है 3.3%। achievements की बात करें स्टूडेंट तो यहाँ पे याद रखना नेशनल इनकम रिकॉर्डेड इन इंक्रीज ऑफ ओनली 1.1%। नेशनल इनकम केवल 1.1% आपकी इंक्रीज करती है। पर्सपेक्टिव ऑफ द प्लान वाज फेल्योर, और ये प्लान क्या कर गया, फेल कर गया। फिर आगे देखो लिखा है यहाँ पे लाया गया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में। अपने चच्चा वगैरह तुम जो तुम्हारे बड़े चच्चा हैं उनसे पूछ लेना, या अपने पापा से पूछना कि भैया फैमिली प्लान आ गया तो क्या हुआ पापा, तो तुम्हारे पापा बताएंगे कि कैसे लोगों को पकड़ पकड़ करके क्या किया जाता था, उनकी नसबंदी करी जाती थी कि ये बेबी बॉर्न ना कर पाए। तो पकड़ पकड़ के नसबंदी हो रही थी 5-year प्लान में। सोचो क्या लाया गया था, फैमिली प्लानिंग सिस्टम आ गया था। तो नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स 1969 में इंदिरा गांधी मैम का बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक। 14 बैंकों को क्या कर दिया इन्होंने, नेशनलाइज कर दिया। यानी 14 बैंकें क्या बन गई थी, नेशनल बैंक हो गए थे, उनका नेशनलाइजेशन हो गया था। स्टूडेंट याद रखना नेशनलाइजेशन हो गया था, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है, इनको वॉच करते रहिए, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग और 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन। 1974 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर कोड है ना, नेम्ड स्माइलिंग बुद्धा है ना, वाज कंडक्टेड। तो भैया पहला जो आप देख रहे थे ये 1974 में एक कंडक्ट हुआ था स्माइलिंग बुद्धा नाम का। 1974 में एक आपका जो आप जानते हो 1974 में स्माइलिंग बुद्धा आपका एक परमाणु बम फोड़ा था इंडिया ने, और उसका टेस्ट किया था बेसिकली पोखरण में। पोखरण पड़ता है आपका कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है। तो ये 1974 में। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ड्रॉट प्रोन प्रोग्राम 1970। हाँ तो ड्रॉट प्रोन मतलब ड्रॉट रीजन में इसको किया गया था। ड्रॉट माने भाई रेगिस्तान रीजन में इसको किया गया था। स्माइलिंग बुद्धा याद रखेगा। तो हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था बेसिकली कहाँ पे, 1974 में पोखरण में, जो कि आपका कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। और इसको किसके टाइम पीरियड में किया गया है, इंदिरा गांधी मैम के पीरियड में नहीं है ये। 1974 में कुछ दिन के लिए सरकार बन गई थी आपकी जनता पार्टी ने करा था, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब देखो आगे 5th 5-year प्लान को हम लोग देखने वाले हैं स्टूडेंट। किसको देखने वाले हैं, 5th 5-year प्लान को हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट 5th 5-year प्लान में हम लोग आ जाते हैं। चलो 5th 5-year प्लान डाल दो बेटा, हेडिंग डाल दो मेरे बच्चे। 5th 5-year प्लान
बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान है स्टूडेंट, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान है, 5th 5 ईयर प्लान, दैट इज़ 5th 5 ईयर प्लान, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। 5th 5 ईयर प्लान में हम लोग देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखो 5th 5 ईयर प्लान में अगर हम देखें तो पीरियड की बात करें तो स्टूडेंट देख रहे हैं यहाँ पे पीरियड की बात करें तो क्या है 1 अप्रैल 1974 में और ये चला है आपका 1979 तक। तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी मैम है, बेस्ड है डीपी धर मॉडल। तो डीपी धर मॉडल पे आ गया था, मेन इसमें फोकस क्या था, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन इक्विवेबल वेजेस, है ना। ग्रोथ रेट रखी गई थी, गोल कितना 4.4%, हमने अचीवमेंट किए थे 4.8%, यानी 0.4% का हमने इंक्रीमेंट किया था। अचीवमेंट में बात करें तो प्राइम ये जो मिनिमम नीड प्रोग्राम चालू किया गया था 1974 में, लॉन्च किया गया था, 20 पॉइंट प्रोग्राम था 1975 में, ठीक है। और आप जानते हैं पीडीएस सिस्टम भी इसी टाइम पीरियड में आया है। पीडीएस बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो आप देखते हो ना गांव में कोटा पर आपको राशन कार्ड मिलता है और उसमें 3 रुपए किलो 4 रुपए किलो आपको गेहूं चावल है ना। तो ये पीडीएस सिस्टम 1975 में आया, लिख लो 1975 में इसी टाइम पीरियड में 5th 5 ईयर प्लान में आया था तुम्हारा क्या, पीडीएस सिस्टम, उसको अपन कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लिख लो पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और यहाँ पर कुछ रीजनल रूरल बैंक्स, इन जो आरआरबीज हैं उनको एस्टैब्लिश किया गया था 1975। देख लो आरआरबी की स्थापना कब हुई है, आरआरबी जो है ये रूरल डेवलपमेंट बैंक है, रूरल रीजनल रूरल बैंक्स हैं, इनकी स्थापना भी 1975 में हुई थी। नोट कर लो 1974 में 1974 में ही आपका ये सारी चीजें हो रही हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो गांव में कोटा वगैरह होते हैं जिनमें चावल गेहूं वगैरह मिलता है ना, कार्ड बनते हैं बच्चों लोगों के, पीला कार्ड येलो कार्ड जो भी है, तो वो सब सिस्टम पीडीएस सिस्टम कहलाता है। इसको लाने वाला 1975 में ये आपकी योजना है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, हिल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, यहाँ हिल एरिया है उनका डेवलपमेंट करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया था, तो ये बात याद रखिएगा। अब देखिए रोलिंग प्लान आ गया भाई, रोलिंग प्लान आ गया, जनता पार्टी आ गई और इसने रोलिंग प्लान लगा दिया था। रोलिंग प्लान क्या था, रोलिंग प्लान को समझ लो जनता दल, जनता पार्टी के द्वारा लगाया गया था रोलिंग प्लान। और ये आया कब स्टूडेंट, याद रखिएगा, जनता पार्टी बन गई थी, कांग्रेस को हटा करके आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मोरारजी देसाई सर की सरकार बनी थी। और मोरारजी देसाई ने 1978 से 80 के बीच में 1 साल का रोलिंग प्लान लेके आए थे। रोलिंग प्लान लेकर के आए थे, यानी इन्होंने 5 ईयर प्लान को 1 साल में कन्वर्ट कर दिया था, उसको रोलिंग प्लान कहा था। और इसी को जनता पार्टी ने कहा था कि हम रोलिंग प्लान लेके आए। मेन फोकस क्या था, ग्रोथ रेट, कंट्री की जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट वगैरह को क्या करना है, इंप्रूव करना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना है। रोलिंग प्लान आप देख रहे हैं 1978 से 80 के बीच में रहेगा। 5th 5 ईयर प्लान टर्मिनेटेड, खत्म कर दिया गया जनता पार्टी के द्वारा और 1978 में रोलिंग प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया। द पीरियड स्पैनिंग 1 अप्रैल 1978 टू 31 ऑफ मार्च 1980, ओके। तो ये रोलिंग प्लान है और याद रखिएगा ये गुरनार मेर्डल मॉडल पर आपका ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, इन्हीं के मॉडल पर ये बेस्ड था। यानी 1st 5 ईयर प्लान, यानी 5 ईयर प्लान को खत्म करके रोलिंग प्लान लाती है जनता पार्टी। 1978 का दौर है, मोरारजी देसाई की सरकार है और इन्होंने कहा कि हम 1 साल में इसको इंप्लीमेंट करेंगे और 1 साल के लिए इसमें गुरनार मेर्डल मॉडल को जो है फॉलो किया गया था, ठीक है। तो ये हो गया आपकी 6। अब देखो 6th 5 ईयर प्लान, 6th 5 ईयर प्लान स्टूडेंट देखो 6th 5 ईयर प्लान, थोड़ा तेज करो क्योंकि प्लान बहुत है और इधर से कम क्वेश्चन बने हैं, तो इसलिए जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। 6th 5 ईयर प्लान, प्राइम मिनिस्टर कौन है, इंदिरा गांधी मैम, फिर से इंदिरा गांधी मैम की सरकार आ गई और ये दौर है आपका 1980 से 1985 के बीच में। और फिर इनको किल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, असैसिनेट कर दिया जाता है। और इसके बाद जो है आप देखेंगे जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो बनेंगे आपके राजीव गांधी सर। सिंपैथी जनता की, क्योंकि ममा को किल कर दिया गया एंड आफ्टर दैट इनको बहुत सारी सीटें मिलती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर में देख रहे हैं इंदिरा गांधी है, बेस्ड ऑन दी आउटपुट इनपुट मॉडल। क्या है, इनपुट आउटपुट मॉडल है। ग्रोथ रेट है 4.4% की और अचीवमेंट है 4.3% का। की फोकस एरिया क्या है, इंक्रीज नेशनल इनकम बढ़ानी है, मॉडर्नाइजेशन करना है, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है और रिडक्शन इन दी पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी को खत्म करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है, ये बात करी गई थी। अचीवमेंट की बात करें तो नाबार्ड इसी टाइम पीरियड में एस्टैब्लिश किया गया। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा था एग्जाम में, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड, है ना। क्या बोलेंगे इसको, बोलो, अच्छा नेशनल बोर्ड, नेशनल बोर्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग नाबार्ड को देखेंगे। नाबार्ड
देखिए मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, इसको स्टैब्लिश किया जाएगा, ये बात याद रखिएगा। 1982 में क्वेश्चन पूछा गया नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट कब हुई है, तो ये बात जरूर याद रखना कि नाबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ है। और ये रूरल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जो रूरल लैंडलेस लेबर है, अनएम्प्लॉयमेंट है या एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, ये लिया जाएगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो कि हमारा है 7th 5-year प्लान। 7वां 5-year प्लान देखें तो 1985 में आ रहा है। राजीव गांधी सर की क्लास जो है आपकी जो है गवर्नमेंट है, और आपको पता है ये जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर बेस्ड था। हमने टारगेट रखा 5% का, अचीव किया हमने 6.2% का। सोचो राजीव गांधी सर को जब बनाया जाता है प्राइम मिनिस्टर तो उन्होंने इतना गेन किया। और साथ में एक बात याद रखिएगा, इनके साथ एक थे सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा इनके एडवाइजर थे, और सैम पित्रोदा सर और राजीव गांधी सर ने मिल करके भारत में एक क्रांति लेकर के आए थे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन। और उस रिवॉल्यूशन का नाम क्या है पता है आप लोगों को, किसी को पता है कौन सी रिवॉल्यूशन लेकर के आए थे? कंप्यूटर क्रांति। तो कंप्यूटर क्रांति भारत में लाने वाले हैं राजीव गांधी, सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा अभी भी जिंदा है, यूएस में रहते हैं और इकोनॉमिस्ट हैं बेसिकली। और उन्होंने देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं की फोकस में क्या लिखा हुआ है, जरा देखो की फोकस में क्या लिखा हुआ है कि बूस्टिंग अगेन द प्रोडक्शन ऑफ जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इनहांसिंग इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड थ्रू द सोशल जस्टिस। अचीवमेंट में देख रहे हैं इंदिरा गांधी योजना को इन्होंने आगे बढ़ाया 1985 से 1986 में। इंदिरा गांधी आवास योजना आपने देखा होगा, गांव में बहुत सारे घर बने होते हैं, इसी योजना के तहत अभी इसको पीएम आवास योजना कर दिया गया है ना। जवाहर जो है रोजगार योजना 1989 में, नेहरू रोजगार योजना 1989 में। इन सब के नाम बदल चुके हैं, अब मोदी जी ने अपने नाम रख दिए हैं इनके सबके आगे पीएम लगा करके। बदलाव कुछ नहीं हुआ है, जितने भी इनिशिएटिव मोदी गवर्नमेंट ने लिए हैं कोई भी इनिशिएटिव फुलफिल नहीं हुआ है, सारे फेल हैं, ठीक है। और बस खाली पेपरों पर वो बेहतर बन गए हैं, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एनुअल प्लान आ गया 1990 से लेकर के 1992 तक एनुअल प्लान है। नो 5-year प्लान ड्यू टू द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, बैलेंस पेमेंट क्राइसिस आ गए थे 1991 में, यानी यहाँ पर कोई सरकार परमानेंट नहीं बन रही थी। बवाल ये हो गया था कि आयाराम गयाराम खूब हो रहा था, लोग एंटी डिफेक्शन लॉ आया नहीं था और उसके पहले लोग पार्टियां को बदल रहे थे। या फिर आप देखोगे 1985 में हालांकि राजीव गांधी सर ने एंटी डिफेक्शन लॉ ले आए थे, इंप्लीमेंट कर दिया था, और यहाँ पर क्या था कि कोई पार्टी मेजॉरिटी में सरकार नहीं बना पा रही थी, बहुत ज़्यादा सीटें उसको नहीं मिल रही थी, तो सरकार लूली लंगड़ी बनेगी तो क्या होगा। एनुअल प्लान खत्म कर दिए गए और इसमें जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी। और आप भारत जानते हो 1991 में किस क्राइसिस से झेल रहा था? पेमेंट क्राइसिस से। और इंडिया के पास अपना सोना भी गिरवी रखना पड़ा था वर्ल्ड बैंक के पास। हमारे इकोनॉमी काफ़ी उस समय डामाडोल हो गई थी, और उसी समय हमारे एक प्राइम मिनिस्टर आते हैं जो कि बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने, वित्त मंत्री भी थे, और उनका नाम होता है मनमोहन जी, और मोरारजी देसाई सर थे उस समय। तो इन लोगों ने मिल करके इकोनॉमी को बिल्ड किया और बेहतरीन किया और इंडिया को फिर उसी राह पे ला दिया। लेकिन बहुत सा अगर आप देखो तो पीरियड जो 8th 5-year प्लान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1997-1992 से चला था, नरसिम्हा राव सरकार थी, बेस्ड ऑन दी जॉन बी मिलर मॉडल। हमने ग्रोथ रेट रखी थी 5.6% की और हमने अचीवमेंट किया था 6.68% का, तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट हुआ यहाँ पे, ये बात याद रखिएगा। और इसमें की फोकस एरिया था जो न्यू इंडक्टिव पॉलिसीज थी, इकोनॉमिक फिस्कल रिफॉर्म थे, उनको ऑब्जर्व करना। अचीवमेंट में आप देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जो है एम्प्लॉयमेंट स्कीम चलाई गई थी 1993 में, और इस समय एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम 1993 में चलाई गई थी, और महिला समृद्धि योजना चलाई गई थी। 9th 5-year प्लान को देख लो, 9th 5-year प्लान आपका बेसिकली अटल बिहारी वाजपेयी सर के टाइम पीरियड में आया था, 1997 से 2002 तक चला था। गोल रखा गया था 6.5% का, अचीवमेंट था 5.4% का। डेवलपमेंट विद द सोशल जस्टिस एंड आप देख पा रहे हैं फॉलोइंग ऑफ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंड रिवाइविंग द सिग्निफिकेंट ऑफ द अटेंशन, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। लास्ट आपका पेज बचा है, इसमें हम लोग 10th 5-year प्लान देखेंगे। जो यहाँ पे हम 10th 5-year प्लान देखेंगे स्टूडेंट्स। 10th 5-year प्लान में देखो 10th 5-year प्लान आपका आ रहा है 2002 से 2007 के बीच में अटल बिहारी गवर्नमेंट है, और उस समय जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसके बाद तुरंत कौन बन गए थे? मनमोहन सिंह।
2007 में। और आप देख पा रहे हैं मनमोहन सिंह, और फिर ये गोल रखा गया था 7.9% का, अचीवमेंट 7.8% का। मेन फोकस नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन लाया गया था, है ना, जूट टेक्नोलॉजी मिशन आया था, माइक्रो इरिगेशन प्रोग्राम आपके आए थे। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। फिर आता है 11 प्लान। 11 प्लान आप देख पा रहे हैं मनमोहन सिंह के टाइम पीरियड में आया, 2007 से 2014 के बीच में, 2012 के बीच में। गोल 8.1% का, अचीवमेंट है 7.9% का। मेन जो आपके फास्टर मोर देन इंक्लूसिव ग्रोथ, ये याद रखना, ये पूछा गया एक बार, टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, इसकी बात करी गई थी। और द फाइनेंशियल क्राइसिस, है ना, कंसाइडेड द 5 5-year प्लान की बात। तो 12th 5-year प्लान आपका आया था, लास्ट 5-year प्लान है अप्रैल 2012 से लेकर के 2017 के बीच में। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट है, ग्रोथ रेट 8% की, अचीवमेंट कुछ नहीं दिखाया गया। और उसके बाद इसको खत्म करके क्या ले आया गया, नीति आयोग लाया गया, और नीति आयोग आपका चल। तो आज इतना ही रखते हैं बेटा। आई होप ये सारे पॉइंट समझ में आएंगे। लास्ट में थोड़ा हमने तेजी से कर दिया है, थोड़ा सा इसको आप 2x पे देख लेना, अच्छे से देख लेना। और चूंकि टाइम कम है इसलिए हम पूरा विधिवत तरीके से इसको देखना है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, विधिवत तरीके से हम कर देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। 50 मिनट